हे गाइस, दिस इज ऑफ कोर्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको स्पॉम सेट बी का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक करके चले जाते हो, आपको एग्ज़ाम में पास करने से तो कोई नहीं रोक सकता है। सो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चलिए बात करते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम लूँगा वो आप एक डायरी में लिख लो और इसी टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लेना, आपका एग्ज़ाम पास हो जाओगे। मैं जो बताऊंगा वो थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट आपको बताने आया हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक मेरे एग्ज़ाम में आया था और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मस्ट डू कौन कौन सा आपको टॉपिक करके ही जाना है। सो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है मैकेंजी का 7S मॉडल। आपको पता होगा, आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा 7S मॉडल, जहाँ पे कुछ हार्ड एलिमेंट है, कुछ सॉफ्ट एलिमेंट है। तो MCQ ऐसा आएगा जो आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा हार्ड एलिमेंट नहीं है। जैसे कि मेरे को पता है कि हार्ड 3 होता है, स्ट्रेटजिक, स्ट्रक्चर और सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम की जगह स्किल घुसा देगा या स्टाफ घुसा देगा, बोलेगा बताओ ये हार्ड है या नहीं। तो ऐसे करके ये आपको पूछेगा। तो बात सब कुछ में इसमें इतना याद रखना है कि हार्ड कौन होता है और सॉफ्ट कौन सा होता है। उसके बाद जो हार्ड होता है ना, उसे इजी टू चेंज करना होता है, बट जो सॉफ्ट स्किल होता है उसे हार्ड टू चेंज करना है। ये भी आपको MCQ में पूछ सकता है। तो पहला आपका टॉपिक है 7S मैकेंजी का मॉडल, आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद है ऑल्टमैन जेड स्कोर। ऑल्टमैन जेड स्कोर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तीनों का रट के जाना है। मेरे एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आया था, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग का भी पूछा था, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का पूछा था और आपका एक और होता है प्राइवेट फॉर्म, उसका भी पूछ लिया था। तीनों का आपको एक ही एग्जाम में पूछ लिया था। सो आप एक याद करके दो को छोड़ के ऐसा नहीं, आपको तीनों मॉडल याद करके जाना है। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, वहाँ पे एक फॉर्मूला तीनों में याद हो जाता है। तो आप ऑल्टमैन जेड स्कोर एग्जाम में करके जाना। उसके बाद है कानो मॉडल। कानो मॉडल में 2 एट्रीब्यूट होता है, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। जो आपका पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है, पहला होता है मस्ट रिक्वायर, उसके बाद है वन डायमेंशनल, उसके बाद है अट्रैक्टिव क्वालिटीज। सो आपको जो मस्ट क्वालिटी होता है ना, जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि मस्ट हुआ, वन डायमेंशनल, अट्रैक्टिव, इस पे ज़्यादा फोकस देना है, ना कि नेगेटिव पे। क्योंकि मेरे एग्जाम में आया था ना, उसमें मैं पॉजिटिव वाले में से पूछा था कि ये क्या है, ये मस्ट रिक्वायर है यानी कि थ्रेशोल्ड है, या वन डायमेंशनल है, या अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ है। सो ऐसा क्वेश्चन कानो मॉडल पे पूछेगा। अगला टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ये थ्योरी भी पूछ सकता है और आपको प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है। इसमें 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो क्यू निकालना होता है। पहला फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू A माइनस 2BQ, जहाँ पे A इक्वल टू होता है प्राइस ऑफ विच डिमांड इज 0। उसके बाद B इक्वल टू होता है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन डिमांड, और Q होता है क्वांटिटी डिमांडेड। सो इस फॉर्मूला से हम लोग क्वांटिटी डिमांड निकालते हैं और उसको, उस Q को हम लोग पुट कर देते हैं दूसरा फॉर्मूला में, जो कि है P इक्वल टू A माइनस BQ, जहाँ से हम लोग P फाइंड कर लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम होता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल आपको करके जाना है। इसमें से देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल से। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्जेंटिस ए स्कोर। अर्जेंटिस ए स्कोर, जहाँ पे 3 डायमेंशनल है, डिफेक्ट, मिस्टेक और सिस्टम ऑफ फेलियर। देखिए, ये तीनों मिला के 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट मैक्सिमम 10 हो सकता है, मिस्टेक मैक्सिमम 15 हो सकता है और सिस्टम ऑफ फेलियर 0 होना चाहिए। ये तीनों मिला के कितना हुआ, 25। सो आपको ये याद रखना है, अर्जेंटिस ए स्कोर से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मेरे एग्जाम में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसके बाद टॉपिक आप लिख लीजिए बिजनेस मॉडल कैनवास, जहाँ पे आपको 9 एलिमेंट दिया गया है। कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रपोजिशन, चैनल्स, कस्टमर रिलेशंस, रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, की एक्टिविटी, की रिसोर्स और की पार्टनर। ये 9 एलिमेंट जो है बिजनेस मॉडल कैनवास का,
ये आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है मेंडलस मैट्रिक्स। मेंडलस मैट्रिक्स आपको अच्छे से करके जाना है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास, जहाँ पे एक तरफ होता है वैल्यू मैप और एक तरफ होता है कस्टमर प्रोफाइल, यानी कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं कस्टमर जॉब, और उसको फुलफिलमेंट कैसे करेंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज से। सो उसको उसके साथ लिंक करना होता है, उसके साथ कस्टमर का क्या क्या परेशानी है तो उसके साथ लिंक कर दो, कस्टमर को क्या गेन है उसको उसके साथ लिस्ट कर दो। सो ऐसे ऐसे करके वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास बनता है। आप एक बार यूट्यूब में सर्च कर लेना, किसी का वीडियो भी देख लेना। वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद है आपका वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट। वैल्यू फॉर मनी में पहले 3 था, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी एंड इकोनॉमी। इसमें से क्वेश्चन आएगा है, ये निश्चित है, एक क्वेश्चन आपको आएगा जहाँ पे पूछेगा ये इफिशियंसी है, इकोनॉमी है या इफेक्टिवनेस है। ऐसा भी आ सकता है, या पूछेगा कि वैल्यू फॉर मनी में 2 नया ई और ऐड हुआ है, वो कौन कौन सा है, तो उसका नाम है इक्विटी एंड एथिक्स। इसको याद में रख लेना कि वैल्यू फॉर मनी में 2 नया ई ऐड हुआ है, वो दोनों का मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है इक्विटी एंड एथिक्स। सो आजकल वैल्यू ऑफ मनी में कितना ई हुआ, 5 ही, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इक्विटी एंड एथिक्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक होता है पुश मॉडल, एक होता है पुल मॉडल। तो एग्जाम में पूछेगा एक एग्जाम्पल के साथ, के स्टडी के साथ, कि ये जो कंपनी है इसने पुल मॉडल का यूज़ किया है या पुश मॉडल का यूज़ किया है, ये आपको याद करके जाना है। उसके बाद है आपका 5S मॉडल। 5S में आपको है सॉफ्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। आपको इसको करके जाना है। आपको इसमें भी एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि ये कौन सा स्टेज है 5S में, ये सॉफ्ट है, सेट इन ऑर्डर है, साइन है, स्टैंडर्डाइज है या सस्टेन है। आपको जैसे मैंने बोला ना, इसी ऑर्डर में याद करना है। एग्जाम में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इसको एक ऑर्डर में सजाओ, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो पहले सॉफ्ट आएगा, फिर सेट इन ऑर्डर, फिर साइन, फिर स्टैंडर्डाइज और फिर आएगा आपका सस्टेन। सो ऐसे करके आपको याद रखना है। मैं भी जितना भी बता रहा हूँ ना, ये थ्योरी है, जैसे ही थ्योरी हो जाएगा उसका मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट अगर आपको एक बार में पास करना है तो भाई आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद है आपको PDCA। PDCA का मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। तो आपको इसको याद करके जाना है। उसके बाद है आपको 6 सिग्मा। यूट्यूब में सर्च करना है 6 सिग्मा बोल के आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप उसको करके जाना। उसके बाद है आपका पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस पे मेरे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आया था, यानी कि 6 नंबर का। सो पैरेटो एनालिसिस क्या होता है, 20/80 रेशियो जो है, यानी कि जो 80% रेवेन्यू होता है ना, वो 20% क्लाइंट से आता है, ऐसा समझ लो। तो पैरेटो एनालिसिस क्या है आप इससे समझ लेना। उसके बाद है डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट कैसे निकलता है आप इसको भी याद कर लेना, ये थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में जितने भी एलिमेंट है आपको इसको याद करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही इसके नीचे में स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा रिलेशनशिप मार्केटिंग बोल के। रिलेशनशिप मार्केटिंग में पहला होता है कस्टमर मार्केट, उसके बाद है रेफरल मार्केट, उसके बाद है रिक्रूटमेंट मार्केट, फिर है इन्फ्लुएंस मार्केट, फिर है सप्लायर मार्केट और एक है आपका इंटरनल मार्केट। तो ये कौन सा मार्केट, कितने प्रकार का मार्केट होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसे भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो आपको इसे भी करके जाना है। सो नेक्स्ट है आपका बैलेंस स्कोर कार्ड। और इस बैलेंस स्कोर कार्ड यहाँ पे चार डायमेंशनल होता है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और एक होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। सो एग्जाम में आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा और बोला जाएगा ये किस पे फोकस कर रहा है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे, कस्टमर पे, इंटरनली या
लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, और एक लास्ट है आपका परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर में कुछ है फाइनेंशियल इंडिकेटर और कुछ है नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर। सो जो मैंने बताया लगभग 20 या 21 टॉपिक, आप ये 20 या 21 टॉपिक को कर लेते हो ना, तो आपका जितने भी थ्योरी पोर्शन है उसमें से आपको जो भी एग्जाम में आएगा उसका 80% आप सॉल्व कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% सॉल्व कर पाओगे। 100% सॉल्व करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पर आपको 80% मार्क्स चाहिए। तो मैंने जितना भी आपको टॉपिक लिखाया है, आप एक बार चाहो तो वीडियो एक बार फिर से देख लो। हो सकता है मेरा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है अभी, तो गर्मी में थोड़ा सा मेरा सर फट रहा है। सो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और मैंने जो बताया ना 20 टॉपिक, आपको ये 20 टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। थ्योरी आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल को लेकर कि प्रैक्टिकली में कौन कौन सा टॉपिक करके जाना है। सबसे पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आप अच्छे से करके चले जाओ, उस पर क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। उसके बाद है आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, प्लीज वेट अ मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक्स वैल्यू एडेड ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल में। उसके बाद है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन का, जो मैंने बताया था ना आपको कि थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको एक इलस्ट्रेशन भी है पेज नंबर 9.65 पे। आप एक बार उसे देख लेना। वो ट्रिपल बॉटम लाइन का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग ये अब क्या करो, जितने भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो पूरा ही करके जाना, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग से सेट बी में आजकल 20 नंबर तक का क्वेश्चन आ रहा है। आप उसे तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको स्टडी मटेरियल का पूरा क्वेश्चन करके जाओगे। स्टडी मटेरियल से बाहर वो कुछ भी नहीं पूछेगा। सो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए मैं एक बार बोलूँगा कि आप स्टडी मटेरियल का जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार पूरा देख लो, जो भी प्रैक्टिकल है। उसके बाद था आपका टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का भी पेज नंबर 4.53 पे एक क्वेश्चन है। टारगेट कॉस्टिंग 4.53 पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग, वो आप करके जाना। टारगेट कॉस्टिंग का आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आपका GIT बोल के, जस्ट इन टाइम। वो आपको एक कॉन्सेप्ट करके जाना है। जस्ट इन टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने CA इंटर में पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, बट अभी फिर से आएगा जस्ट इन टाइम बोल के। आप एक बार उसे कर लेना। स्टडी मटेरियल में भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जहाँ पे बोलेगा कि मेरा डिमांड ये है और मैं इतना प्रोडक्शन करने वाला हूँ। तो उस बेस पे आप देखो मेरा क्या डिमांड है और मैं कितना प्रोडक्शन करता हूँ। तो मेरा प्रोडक्शन जो है, और प्रोडक्शन में और मेरा मेरा जो डिमांड है उसके बीच में जो करूँगा, मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। उस क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज निकालना है, और उसके बाद उसका कॉस्ट, उसके जो एवरेज कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करके आपको एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता है। सो मैं आपको सिंपल से बोलना चाहता हूँ, GIT में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद है आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 2 प्रकार का कॉस्ट होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और एक होता है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में है प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। स्टडी मटेरियल में जितने भी इसका एग्जाम्पल है, यानी कि इंटरनल फेलियर में कौन कौन सा कॉस्ट आ रहा है, एक्सटर्नल फेलियर में कौन कौन सा कॉस्ट आ रहा है, अप्रेजलमेंट या प्रिवेंशन में कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। सो एग्जाम्पल जो दिया है ना, वो आपको एक बार रट लो कि ये प्रिवेंशन कॉस्ट है, ये अप्रेजल कॉस्ट है, ये इंटरनल फेलियर है, ये एक्सटर्नल फेलियर है। आपको ये करके चले जाना है, आपको बहुत ही बढ़िया मार्क्स आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और RI रेसिडुअल इनकम बोल के। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब में सर्च कर लेना, बढ़िया टॉपिक है, इसे भी एक बार कर लेना। सो इसके बाद मैं अब बताऊँ, सो शायद मेरे हिसाब से कुछ है नहीं आपको बताने लायक। हाँ, सो मैंने जितना भी बताना था ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, वो आप इतना एक बार कर लेना। आपको मैं गारंटी देता हूँ, ये करने के बाद
आपको एग्ज़ाम में पास करने से 60% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर कितना भी खराब या पेपर जैसा भी पूछ ले, आपको इससे बाहर तो नहीं पेपर आ सकता है। सो अगर वीडियो कहीं पे लगा हो कि ग्लिच कर रहा हो तो मेरा सा थोड़ा सा सर्दी है, सर्दी नहीं बोल सकते, बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है, इस कारण से मैं थोड़ा बोलने में ये रह गया हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आया हो और एग्ज़ाम पास कर जाना इस टॉपिक के बाद, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आके कमेंट कर देना कि हाँ भैया आपने जो बताया टॉपिक इससे बाहर कुछ नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अभी पंखा चालू करता हूँ। देखो भाई, पंखा चालू ना करने से इतना आप लोग के लिए मैं टेंशन ले पा रहा हूँ क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा है, और अगर फैन चालू कर दूंगा तो फिर वीडियो में आवाज़ सही से नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप जल्दी से सेट भी क्लियर करके इस वीडियो में कमेंट करने आओ। थैंक यू।